वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपना जो है ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं हम फॉर क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये आपका नया चैप्टर है, तो इसके आज इसका हम इस चैप्टर का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो पहला लेक्चर आपका है जी होम्योस्टेसिस आखिर है क्या, होम्योस्टेसिस है क्या और इसकी हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत पड़ती है। होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या होता है, हमें हमारी बॉडी को नीड होती है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो मेंटेन रखने की, एक कॉन्स्टेंटली एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, बेशक हमारे इन्वायरमेंट में जितना मर्जी चेंज आता रहे। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वाइज हमारी बॉडी में मेन जो आता है डिफरेंस आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है। तो हमारी बॉडी को हमेशा नीड होती है कि हमारी बॉडी अपने आप को एक जो है ना मेंटेन रखे, अपने आप को एक लेवल पे रखे। अब इस लेवल पे रखने का हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है, इस लेवल पे हमारी बॉडी को रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफाइड एक कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन की अगर वो कंडीशन चेंज हो जाएगी तो हमारे सेल्स की जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस हमें इसीलिए नीड होती है ताकि हमारा सेल जो है एक कंडीशन में, एक स्पेसिफाइड कंडीशन में अच्छे तरीके से अपना जो काम है वो कर सके। अब होम्योस्टेसिस में डिफरेंट कैटेगरीज आती है। अब हमें काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी को जो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये वो रेगुलेशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स को जो है मेंटेन रखती है। ठीक है, अब इसके भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर जो है ये काम सरअंजाम देते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, हमारी ब्लड में ना एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट मौजूद होती है। ठीक है, अब इस सॉल्ट की स्पेसिफाइड और वाटर की स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन का हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये फ़ायदा होता है हमारे सेल्स के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसे काम होने होते हैं। मतलब कंसंट्रेशन वाइज वाटर ने इधर से उधर मूव करना है और सॉल्ट ने इधर से उधर मूव करना है, तो ये कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक लेवल पर होने की बहुत ज़रूरत होती है। अब क्या होगा, अगर हमारी जो है ये लेवल हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे सेल को ये नुकसान होगा कि हमारा सेल जो है ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसे काम नहीं कर सकेंगे। बेसिकली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती तब है जब एक जगह से दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। तो कंसंट्रेशन को हमें एक लेवल पर रखने की ज़रूरत पड़ती है इस रेगुलेशन को, जिसमें हम वाटर को और सॉल्ट को जो है वो रेगुलेट करते हैं, उनकी अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। इसको कहते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरे थर्ड पर आ जाती है आपकी थर्मो रेगुलेशन। मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस। अब क्या हुआ, इसका क्या हुआ, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज़ नॉन एज थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन की हमारी बॉडी को किस लिए ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स ने बायोकेमिकल रिएक्शंस कराने होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें वो काम कर सकें। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ। हम तब भी अच्छा काम कर सकते हैं जब हमें एक बेस्ट कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर सुटेबल होगा हमारे लिए, तभी हम प्रॉपरली काम कर सकेंगे। ठीक है, तो यही हिसाब हमारे एंजाइम्स का। हमारे एंजाइम्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिसमें वो रहकर अपना काम सर अंजाम दे सके। ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब क्या आ जाता है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज़ नॉन एज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारे पास क्या है, अब मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी को नीड होती है कि हमारी बॉडी ने उनको बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करना है क्योंकि वो हमें हार्म कर सकती हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की है, द मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड मे हार्म द बॉडी। अब क्या है, मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे
होंगी, हम उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे और ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम इनको बॉडी से रिमूव करवा सकें। अब क्या आ जाता है, हम जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में गैसियस एक्सचेंज में पहले प्लांट्स को स्टडी किया था, उसके बाद एनिमल्स को देखा था, इसी तरह हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा करेंगे, हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स देखेंगे। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे ही उनकी इन्वायरमेंट में जो है ना वो चेंजिंग्स आती रहती हैं। अब जो है ना प्लांट्स को भी हमारी तरह, जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स को नीड रहती है अपने आप को मेंटेन रखने की, सेम इसी तरह प्लांट्स को भी नीड रहती है कि वो अपने आप को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रख सकें ताकि वो बहुत अच्छे से अपने सारे काम जो हैं वो सर अंजाम दे सकें। अब क्या होता है प्लांट्स में जो है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अब क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में भी ये स्टडी किया था कि प्लांट को 2 सिचुएशन का सामना होता है। दिन टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके हम सनलाइट की मदद से जो है प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दिन टाइम ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस हो रही हो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, वो एज अ यूज़फुल प्रोडक्ट हमारे पास काम करती है, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस में उसे यूज़ करना होता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो होता कुछ यूँ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती लेकिन रेस्पायरेशन फिर भी हो रही होती है, तो प्लांट क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के हमने पहले भी प्रोसेसेस पढ़े थे, लेकिन अब मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आपके लेक्चर में है, ठीक है। अब पहला क्या है, वो स्टोमेटा के ज़रिए, लीव्स और जो यंग स्टेम्स हैं वो स्टोमेटा के ज़रिए अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, स्टोमेटा के ज़रिए कर लिया, टिश्यूज़ जो हैं वो टिश्यू सेल जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर निकालेगा, और जो रूट्स है ना, रूट्स को भी रूट से भी अपनी निकालनी है, मतलब जो उनके पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है वो अपनी रूट्स हेयर की मदद से उनको निकाल देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से, ठीक हो गया। अब क्या होता है, हमने ये पढ़ा अब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होती है लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास यूज़फुल होती है। लेकिन कभी कभी प्लांट को ऐसा होता है कि प्लांट के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्लांट अब फोटोसिंथेसिस करा रहा है, उसके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड प्रिपेयर करेगा, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर उसके पास ऑक्सीजन आएगी। अब उस ऑक्सीजन को वो रेस्पायरेशन में यूज़ कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी ही रेस्पायरेशन में, कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगी। अब वो एक्स्ट्रा जो बचेगी ना, वो भी उसको स्टोमेटा के ज़रिए अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देगा, उसको निकाल देगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर। प्लांट जो है ना अपनी सॉइल से जो है ना वाटर लेता है, और कुछ जो है ना कुछ वाटर उसका प्रोड्यूस हो जाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। अब जितना वाटर पानी उसको प्लांट को चाहिए होता है वो उतना कंज्यूम कर लेता है, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसको उसने रिमूव करना होता है। कहा यह जाता है कि प्लांट जितना वाटर इनटेक करता है उसमें से सिर्फ 1% यूज़ करता है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 1% यूज़ करता है। अब क्या आ जाता है जी, अब इसने उस वाटर को जो है ना वो रिमूव करना है। डे टाइम में तो ये होगा क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में प्लांट की सरफेस से वाटर रिमूव हो जाता है थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, मतलब वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से पानी बाहर की तरफ निकलता जाएगा, और इस प्रोसेस को हम नेम दे देंगे ट्रांसपायरेशन। अब इसकी डेफिनेशन आती है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन। अब हो गई है रात, दिन टाइम की सिचुएशन ये थी कि ट्रांसपायरेशन से प्लांट ने अपना जो है वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जिसकी उसको नीड नहीं है, उसने इन्वायरमेंट में निकाल दिया है। लेकिन डे टाइम में सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं गार्ड सेल से, ठीक है, गार्ड सेल बंद हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब प्लांट ने रात टाइम में भी तो मतलब पानी की कंजप्शन कर रहा है, वो पानी को टेक कर रहा है, जितना उसको रिक्वायर्ड है वो यूज़ कर रहा है, एक्स्ट्रा वाटर उसको चाहिए। तो क्या अब प्लांट करता क्या है, अब प्लांट एक और प्रोसेस रात के टाइम में करता है जिसको हम गटेशन का नेम देते हैं, ठीक है, गटेशन का। अब सम ग्रासेस में, घास में मोस्टली ऐसा होता है कि पानी जो है ना लीव्स की टिप से निकलता है और एक ड्रॉप की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द अपीयरेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ऑन द टिप ऑफ द लीव्स इज नॉन एज द गटेशन,
ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने सारा देखा कि किस तरह रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुई है, फिर उसके बाद आपका जो है ऑक्सीजन हुई है, अब रिमूवल ऑफ आपने वाटर कराया है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि बाकी वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट किस तरह रिमूव कराता है। अच्छा जी, अब तक हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स देखे जिसमें हमने रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कराया और उसके बाद हम लोगों ने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर करवाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे मेटाबॉलिक जो है वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेम इसी तरह प्लांट्स में भी हो रहे होते हैं, प्लांट सेल्स में भी हो रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, जिस तरह हमारे अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह प्लांट में भी प्रोड्यूस होते हैं। अब इस प्रोसेस में एक्सक्रीशन होगी। अब प्लांट क्या करता है, प्लांट के पास बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब वो क्या करता है, वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को इनसोल्यूबल फॉर्म में स्टोर करता जाता है, अपने अंदर स्टोर करता जाता है। क्योंकि ये इनसोल्यूबल होते हैं तो फिर वो इसको उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, इनको हार्मलेस फॉर्म में, इनसोल्यूबल फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करता रहता है। अब क्या है, यहाँ पर एक मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये क्या करता है, ये इसको इनसोल्यूबल क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपने लीव्स और स्टेम में जो है वो स्टोर करता रहता है, ठीक है। अब इसकी एक मेजर एग्जांपल है टोमेटो, ऐसा करता है, ठीक है। जो टोमेटो का प्लांट होता है, टोमेटो का प्लांट ये करता है, अपने अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट को इनसोल्यूबल क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेव करता रहता है, मतलब डिपॉजिट करता रहता है। और जब विंटर का सीज़न आता है या उसका अपने लीव्स को शेड करने का सीज़न आता है, तो वो उन लीव्स को जिसमें उसने कैल्शियम ऑक्सलेट को डिपॉजिट किया होता है, उन लीव्स को फॉल कर देता है। और यही वे है कि प्लांट अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको अपने बॉडी में से निकाल देता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब ये कुछ ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे लेटेक्स है, रेजिन्स है, गम्स एंड म्यूसिलेज है। अब क्या होता है, लेटेक्स जो है ना, वो रबर प्लांट जो है अपने अंदर से एक स्पेसिफाइड किस्म की वेस्ट उसके लिए वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, तो वो लेटेक्स निकालता है। रेजिन्स जो है वो कॉनिफेरस प्लांट से निकलती हैं। गम्स जो है वो कीकर जो है वो गम्स अपने अंदर प्रोड्यूस करता है और उसको फिर निकालता रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज किन प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, कार्निवोरस प्लांट में जो है वो प्रोड्यूस होता है। कार्निवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि जानवरों को खाते हैं, ठीक है। अपनी प्रोटीन जो है वो जानवरों को इस तरह खाते हैं कि वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास विनस फ्लाई ट्रैप। अब विनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, ये म्यूसिलेज को रिलीज़ करता है और क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट उस म्यूसिलेज की तरफ अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आके बैठ जाता है और ये उसको डाइजेस्ट करना, उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह लेडी फिंगर, जो हमारी भिंडी होती है, आपने कभी काटा हो तो उसमें से एक लेसदार सा मादा निकल रहा होता है, उसको म्यूसिलेज कहते हैं, ठीक है। तो लेडी फिंगर में से और कार्निवोरस प्लांट्स में से हमारे पास म्यूसिलेज निकलेगा। यहाँ तक हमारा जो है ना होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने गैसेस, एक्स्ट्रा गैसेस को रिमूव कराया है, वाटर को रिमूव कराया है। उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीशन के ज़रिए जो है वो अब तक हमने रिमूव करवा दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के हिसाब से प्लांट्स की डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं। अब कैसे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या है कि प्लांट के इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट मौजूद है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन की बिना पर प्लांट को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ योर हाइड्रोफाइट, नंबर 2 इज़ योर ज़ीरोफाइट और नंबर 3 इज़ योर हैलोफाइट्स। अच्छा, अब क्या आ जाता है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट क्या करते हैं, हाइड्रोफाइट कम्प्लीटली और पार्शली, मुकम्मल तौर पर या नामुकम्मल तौर पर प्लांट के अंदर वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन दी वाटर, ये वाटर के अंदर रहते हैं। अब क्या होता है, अब ये वाटर के अंदर रहते हैं तो अब इन्हें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है कि इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होगी इनकी बॉडी में। अब उस वाटर को अब प्लांट को जितनी चाहिए वो तो उतनी यूज़ कर लेगा, लेकिन क्या होता है अब उसने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है, तो उसके लिए उसने कुछ अडेप्टेशन अपनाई हुई होती हैं। तो उन अडेप्टेशन
सिचुएशन में क्या होता है, इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं, ठीक है। अब उन बड़े पत्तों का क्या फ़ायदा होता है, उन बड़े पत्तों में लार्ज अमाउंट ऑफ, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ऊपर से लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा उसमें मौजूद होते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो उसमें से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकलता रहता है। ब्रॉड लीव्स का क्या फ़ायदा हो गया कि एक तो सरफेस एरिया ज़्यादा है और उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होने की वजह से जो उन्हें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पास वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये उन ब्रॉड लीव्स की मदद से, क्योंकि उनके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा मौजूद है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से पानी जो है वो ट्रांसपायर करता रहेगा, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से निकलता रहेगा। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ज़ीरोफाइट्स। फाइट वर्ड्स प्लांट के लिए यूज़ होता है, तो ज़ीरोफाइट वो प्लांट्स हो जाते हैं, वो प्लांट्स आ जाते हैं जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि सहरा में प्लांट रहते हो, ठीक है। अब प्लांट हैं, उनको सर्वाइवल के लिए वाटर भी चाहिए, साल्ट कंसंट्रेशन भी उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, अब यहाँ पर ड्राई कंडीशन में हाइड्रोफाइट को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं शॉर्टेज की, ठीक है, उनको बल्कि ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन ज़ीरोफाइट के पास ये प्रॉब्लम है कि इनको शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो फेस करनी पड़ती है। अब क्या है, अब शॉर्टेज ऑफ वाटर है और अगर वो अपना एक्स्ट्रा वाटर भी निकालते रहेंगे तो क्या होगा कि उनको शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना करना पड़ेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो अब क्या, ये अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने भी, इन प्लांट्स ने भी कुछ अडेप्टेशन जो है वो अपनाई होती है। अब इनकी अडेप्टेशन में सबसे पहली अडेप्टेशन क्या आ जाती है, इनके ऊपर, इनकी एपिडर्मिस पे एक वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होता है। अब वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, वो वाटर को आसानी से निकलने नहीं देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटी वैक्सी क्यूटिकल होती है। अब क्या होता है, वो पानी को अपने अंदर से लॉस नहीं होने देता। दूसरी इनकी अडेप्टेशन ये होती है कि इनके अंदर वेरी स्मॉल लेस अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होती है इनके अंदर। जहाँ हाइड्रोफाइट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, बहुत ज़्यादा स्टोमेटा थे, नंबर्स ऑफ स्टोमेटा थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टोमेटा के बहुत कम नंबर हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। तीसरी इनकी अडेप्टेशन ये होती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं ताकि सॉइल से ज़्यादा वाटर की कंजप्शन को अब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। क्योंकि अब इनके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, इनको ऊपर से शॉर्टेज का सामना है, तो क्या होगा, अगर ये अपनी पानी की ज़रूरत को ख़ुद पूरा नहीं करेंगी तो ये डाई हो जाएंगी, इनकी डेथ हो जाएगी। अब चौथा और जो सबसे इनका मुनफरिद इनकी अडेप्टेशन है ना वो ये है कि इनके पास स्टेम में ना और रूट्स में, स्टेम और रूट्स में स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। अब ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, ये वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते रहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते रहते हैं और इन सेल्स को हम एक स्पेसिफाइड नेम दे देते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स का। जिस तरह आपने देखा है कि कहा जाता है कि कैमल जो है ना वो सहराई ऊंट है, तो वो किस लिए है, वो काफ़ी दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता है क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि वाटर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो जैसे जब उसको ज़रूरत रहती है वाटर की, वो वाटर का वहाँ से यूज़ करते रहते हैं। सेम यही हिसाब ज़ीरोफाइट के साथ है, इनके पास स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं और इनको हेल्प करते हैं कि ये इनको शॉर्टेज ऑफ वाटर की सिचुएशन को फेस ना करना पड़े, इनकी वाटर की नीड पूरी होती रहे। तो ज़ीरोफाइट की एग्जांपल सबसे अच्छी कैक्टस की आती है, ठीक है। अब तीसरी टाइप हमारी आ जाती है हेलोफाइट। हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि सी में रहते हो, समंदर में रहते हो, और समंदर का आपको पता है सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है, समंदर के पानी में नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इनकी भी एक बहुत मुनफरिद अपने आप को, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल के लिए, ठीक है। सेल को अपना काम सही तरीके से अंजाम देने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और वाटर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इनके साथ क्या होता है, हमने एक रूल हमेशा से पढ़ा डिफ्यूजन का कि क्या होता है, हर चीज़ जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब क्या होगा ये कि साल्ट की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लांट बॉडी के। तो क्या होगा, प्लांट बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से सॉल्ट सी वाटर से हमारा प्लांट बॉडी के अंदर, सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अब बाहर
पानी की मिकदार कम है और नमक की ज़्यादा है तो अंदर का पानी, मतलब सेल के अंदर का पानी जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट अंदर चला जाएगा और वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इनको भी हो सकता है कि इस सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इन्हें जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना करना पड़े। कंसंट्रेशन तो हमें बैलेंस रखनी है दोनों की। अब ये क्या करते हैं, ये उस सॉल्ट को अपने वैक्यूल के अंदर ना स्टोर करना शुरू कर देते हैं। स्टोर करने का से क्या क्या फ़ायदा होता है, ये अपने वैक्यूल को ना मोर हाइपरटोनिक बना लेते हैं देन सी वाटर, मतलब अपने अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा रख लेते हैं देन सी वाटर। सी में फिर भी कंसंट्रेशन कम होगी, ये अपने अंदर इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन को जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि पानी बाहर की तरफ मूव ना करे, क्योंकि हमें पता है पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। क्योंकि अगर अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक ज़्यादा होगा तो पानी मूव नहीं करेगा। ये इनकी अडेप्टेशन है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सी ग्रास। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस इन प्लांट सम अप हो गया है। हमने कंप्लीट कर लिया है होम्योस्टेसिस इन प्लांट, जिसमें हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करवाया, किस तरह प्लांट अपने अंदर से रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने प्लांट की कैटेगरीज पढ़ी हैं होम्योस्टैटिक एडजस्टमेंट के हिसाब से, कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्ट के हिसाब से प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपना कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा जो है ना वीडियो कैसा लगा है। और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।